हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेक्चर नंबर 2। तो हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 डी 1 से लेकर 10 ns 1 से लेकर 2, n-1 डी 1 से 10 ns 1 से लेकर 2। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल will act or screen for outer shell electron, to which electron will not experience full nuclear charge. The actual charge experienced by outer shell electron is called effective nuclear charge. And this phenomenon is known as स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मेरे टीचर भी मुझे देते हैं। मान लो मॉल में कटरीना कैफ आई है, राइट? कटरीना कैफ आई है मॉल में और आपको दिया जाता है टाइम 4:30 का, कि 4:30 बजे आई। अगर आपकी हाइट जो है वो 4 फीट है फॉर एग्जाम्पल, और आसपास जो लोग खड़े हैं वो सारे लंबे लंबे लोग हैं, ठीक है? ऑब्वियसली भीड़ होगी, कटरीना कैफ आई है यार। आसपास के लोग 5 फीट एंड अबव, तो सारे लोग जो हैं वो आसपास के लंबे हैं, और आप जब जाओगे तो आप 4 फीट के हो यार, तो आपको तो दिख ही नहीं पाएगा, कटरीना कैफ तो आपको दिखेगी ही नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, स्क्रीनिंग ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? स्क्रीनिंग ज्यादा है। दूसरे केस में जो सारे लोग हैं वो है 4 फीट से नीचे, छोटे बच्चे हैं, और आपकी हाइट है भाई 6 फीट, है ना? 6 फुट के एकदम डोले शोले लेके गए हो आप, तो ऑब्वियसली आपको कटरीना कैफ आसानी से दिख जाएगी। तो आप आसानी से इन छोटे चंगू मंगुओं को हटाओगे और उससे कटरीना कैफ को अपने जी भर के देख लोगे। तो ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनिंग क्या हुई? कम हुई, इसलिए तो आप घुस पाए, है ना? अब मान लो स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? स्क्रीनिंग पावर मतलब स्क्रीनिंग करने की क्षमता। स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा एस के पास होती है, फिर पी के पास, फिर डी के पास और फिर एफ के पास। तो एक बात मेरी समझो कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो जो इनर शेल होता है वो एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा आउटर शेल के लिए। मान लो ना 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? अब ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बनाया तो 6 प्लस का होगा। तो जो आउटर 4 इलेक्ट्रॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉन पे 4 प्लस का फोर्स लगना था, पर इन 4 प्लस का लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस ऑर्बिटल है हमारे पास बैठा हुआ जो स्क्रीनिंग कर रहा है। स्क्रीनिंग क्या होता है कि एस जो है वो काफी पावरफुल है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा करेगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल है, एस की स्क्रीनिंग पावर काफी ज्यादा है, तो वो इसको इसके पास नहीं आने देगा। समझ लो, बॉडी गार्ड की तरह एक्ट कर रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो हमारा आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो उनका फुल न्यूक्लियर चार्ज नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में हमारे स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस होना चाहिए आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को, मतलब बेसिकली जितना होना चाहिए वो था 4 कूलम्स, पर उतना नहीं हो रहा है, उससे कम होएगा। तो जो कम होएगा या उससे ज्यादा होगा, मे बी हो सकता है दोनों, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं जेड इफेक्टिव, कि जितना होना चाहिए था उससे कम या ज्यादा हुआ, मतलब जो एक्चुअली में हुआ उसको जेड इफेक्टिव कहते हैं। और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। जिसने उसको कम कराया बढ़ाया वो कौन हुआ? स्क्रीन करने वाला इंसान, ठीक है? और इसके ऊपर जो इतना चार्ज हुआ टोटल वो जेड इफेक्टिव। आए समझ में? तो हो गया स्क्रीनिंग इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, और हमने साथ में ही जेड इफेक्टिव इफेक्टिव चार्ज यानी खत्म कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज हमारे पास काफी सारी हैं। पहला है एटॉमिक रेडियस,
फिर हमारे पास है लैंथेनॉइड, मतलब लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन में आएगा एटॉमिक रेडियस, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉय, फिफ्थ नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, सिक्स पे है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, सेवेंथ पे टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। तो हमारे पास बेसिकली 8 प्रॉपर्टीज, 8वीं है ट्रांजिशन मेटल एंड कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। ओके, तो हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस। अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो हमें 3D में क्या देखने को मिलता है? स्कूल, टीचर, वेरी, क्रूअल, मांगे, फीस, कॉपी, नहीं, कॉपर, जिंक, राइट। तो हमें ये देखने को मिला एक्सपेरिमेंटली कि स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक तो रेडियस कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Z इफेक्टिव जो था वो पावरफुल था एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब ये कहने का मतलब है मेरा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस आसानी से होल्ड कर पा रहा था, क्योंकि जो बीच का स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो वीक था, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक था, इसका मतलब ये इसके पास जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब बेसिकली ये इस पे फोर्स आसानी से लगाएगा, तो ये प्रॉपरली पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस के पास रहेगा, इसका साइज कम होता चला जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं यार। देखो, इनर शेल में अभी तक तो हमने देखा, जैसे मान लो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। क्रोमियम एक्सेप्शन है, मैं बताती हूँ इसको। हो जाएगा आर्गन 18, सब में यही होगा। इसमें होते 21, इसमें होते 22, इसमें होते 23, इसमें होते 24, इसमें होते 25। तो आर्गन 4s2 3d1, आर्गन 4s2 3d2, आर्गन 4s2 3d3, आर्गन 4s1 3d5। क्यों होना क्या चाहिए था 4s1 3d4, पर होता क्या है 4s2 3d4, पर होता क्या है 4s1 3d5। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। तो देखो ये 4 तो था ही, तो इसने सोचा कि मैं एक s से बोरो कर लेता हूं, तो ये 4s1 3d5 हो गया। मैंगनीज का होता है 4s2 3d5, तो ये होता ही है। आए समझ में? तो ये होते हैं हमारे। अब इसमें देखो, इसके पहले जो प्रायर वाला शेल है वो 4s2 है, और अभी हमने देखा कि s की जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, पर फिर क्यों रेडियस कम हो रहा है यार? इसको तो बड़ा होना चाहिए था। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 4s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पर मतलब जो 4s में वो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पर जो लास्ट वाला सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 4 तो नहीं होता, 3 हो गया, फिर 5 हो गया 2 बार। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है ना यार, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अभी हमने बचपन में पढ़ा था कि हम अलोंग दी ग्रुप जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो रेडियस जो है वो बढ़ता है। फिर अगर हम अलोंग पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारा जो रेडियस है वो कम होता है। क्यों रेडियस कम होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही शेल में ज्यादा हो जाते हैं, तो भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ गई, भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई तो वो कंजस्टेड रहेंगे, ठीक है, तो उसका रेडियस कम होता जाएगा। और अलोंग दी ग्रुप टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, इसलिए उसका रेडियस बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक ही शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के आते हैं, इसलिए उसका रेडियस कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस को पावर लगानी पड़ती है उसको पास ला के रखने में, ताकि वो प्रॉपरली सब पे कंट्रोल रख पाए। तो यहाँ पर वही हो रहा है, भले ही 4s कितना भी पावरफुल हो स्क्रीनिंग इफेक्ट में, पर क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसलिए ये तो नॉर्मल चलेगा। उसके बाद हमको क्या देखने को मिला कि आयरन से लेकर निकल तक जो था उनका रेडियस जो था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। अभी कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि Z इफेक्टिव जो था वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो गया था, ठीक है। जो कंट्रोल करने की क्षमता है और जो रोकने की क्षमता है, मतलब कि जो टोटल चार्ज लग रहा था इस पे वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया था किसके? स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाने के, ठीक है। अब कॉपर और जिंक में क्या हो जाता है कि रेडियस जो है वो बढ़ जाता है।
रेडियस बढ़ता क्यों है? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है जेड इफेक्टिव से। क्योंकि देखो स्क्रीनिंग मतलब वही रोकने की क्षमता, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा करेगा और उसको दूर भेजेगा, इससे साइज बढ़ गया। आए समझ में? एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। जो 3D का देखो, हमने अभी देखा कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो आइडियली क्या मिलना चाहिए था? 3D का साइज बड़ा है 3D का साइज छोटा है 4D से, और 4D का साइज छोटा है 5D से। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो उसमें क्या हो जाता है कि जो 3D का साइज होता है वो तो छोटा होता है 4D के, पर ये 4D का साइज नियरली इक्वल होता है 5D के। भले ही ये बड़ी हो, भले ही इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, पर इसका साइज नियरली इक्वल होगा। क्यों नियरली इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पर होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मैं बताती हूँ। बेसिकली लैंथेनॉइड क्या हो जाता है, जब हम 4th से 5th पीरियड में मूव करते हैं, किसमें? 4th से 5th पीरियड में मूव करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब 4D से जब हम 5D मूव करते हैं तो लैंथेनम के बाद 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना 57 क्या होता है? लैंथेनम। और 72 क्या होता है? हॉफनियम या हॉफनियम कह लो। तो इनके बीच में होता है 58 से 71, राइट। ये 58 से जो 71 14 एलिमेंट्स हैं, ये होते हैं हमारे लैंथेनॉइड के पार्ट। और हमने देखा था कि 90 और जो 90 से लेकर 103 तक होते हैं वो होते हैं 14 एलिमेंट्स अगेन। और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक्टिनॉइड। पर इसका भी हमें काम नहीं है, हमें तो सिर्फ इसी का काम है, ठीक है। तो ये हो गए 5D के एलिमेंट्स, है ना। देखो 3D में क्या आता है? स्कूल टीचर वेरी गुड मांगे फीस कॉपी नहीं। 4D में कौन सा आता है? यूट्रियम, वो सब याद नहीं करना हमको। और 5D में आता है हमारे ये क्या कहते हैं इसको? लैंथेनम और हॉफमैनियम, ठीक है। तो ये हमारे 5D के एलिमेंट्स है। तो ये इसने कहा है कि जब हम 4D से 5D मूव करते हैं ना, तो 5D में 14 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लैंथेनॉइड के पार्ट हैं। लैंथेनॉइड के पार्ट है, मतलब कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 58 तक जो है हमारा क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। मतलब बेसिकली इसके पहले क्या हो जाएगा? एस एग्जिस्ट करेगा। कैसे मैं बताती हूँ। तो देखो जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो हमारा लैंथेनम है और हॉफमैनियम है, ये भले ही 5472 हो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कितना गैप है, पर इसके रेडियस नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा है मैं बताती हूँ। जो हमारा लैंथेनम होता है वो 57 होता है, तो जेनॉन बेसिकली हो जाता है हमारा 4p6 तक खत्म, यहां तक आएगा जेनॉन, 5p6 तक जेनॉन आएगा, ठीक है। उसके बाद चालू होता है हमारा ये जेनॉन के बाद हमारा लैंथेनम के लिए हमको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6s2 और 4f में नहीं जाके 5d में जाता है ये पहले 5d1, ठीक है। ये होता है। और वहीं पर हॉफमैनियम में 72 हो गया 72 हो गया, तो 54 तो यही हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन और डालना हमको, तो वो कैसे डालेंगे? 6s2 4f14 और 5d2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आखिरी सब शेल है वो डी, ऑब्वियसली डी होना है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके पहले यहाँ पर एस है और इसके पहले यहाँ पर एफ है। हमने देखा था पावर जो होती है वो एफ पी डी एफ होती है। तो देखो एस की स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा है, तो वो साइज को जो है ज्यादा छोटा नहीं होने देगा, है ना, उसको दूर ही रखेगा। वेर एज यहाँ पर हॉफमैनियम में तो यार इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो मतलब साइज भी बढ़ना चाहिए यार, साइज तो बढ़ना ही चाहिए। पर जो साइज है हमारा वो इतना नहीं बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन के इतने कितने डिफरेंस पर? 25 इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस पर भी 25 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 72 - 57, हाँ सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस पर भी
यहाँ पर इतना साइज नहीं वेरिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि एफ की स्क्रीनिंग पुअर होती है, वो बॉडी गार्ड्स पुअर हैं, तो न्यूक्लियस को अलाउ करेंगे कि भाई ले लो, तुम पास में ही ले लो। आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल बढ़ा देगा। देखो मान लो कि अगर मुझे कोई बब में घुसना है, ठीक है, वहां पर जो बाउंसर है वो, मैं बहुत छोटी सी और बाउंसर है 6 फीट का और मैं हूँ 3 फीट की, मतलब कोई बच्चा जा रहा है तो ऑब्वियसली जाने नहीं देगा। तो स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पर, एस की स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अंदर जाने, मतलब ज्यादा कम उसकी रेडियस होने नहीं देगा। वहीं पर अगर हम देखें कि बाउंसर जो है वो 3 फुट का है, या फिर मान लो बाउंसर है 4 फुट का, 4 फुट 5 इंच का, या मान लो 4-11, कुछ भी मान लो यार, मेरे से कम है, ठीक है, और मैं हूँ 6 फीट की, तो 6 फीट ऑब्वियसली आता होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है एफ में, क्योंकि बाउंसर जो है छोटा है तो मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन मतलब कि प्रोटॉन की तरफ बढ़ गई, तो मेरा साइज जो है इन दोनों का नियरली इक्वल हो गया। इसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो आप किसको कैसे मूव करोगे, जब कैसे इसको लिखोगे एग्जाम में, जब हम 4th से 5th पीरियड में मूव करते हैं तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनम के बाद, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, जो एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट होते हैं जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एफ सीरीज में, एफ ब्लॉक में होते हैं, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सबशेल में जाता है। अब हमें पता है कि स्क्रीनिंग पावर ऑफ एफ जो होती है वो काफी पुअर होती है, तो शील्डिंग जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, तो जो साइज होती है वो बेसिकली क्या हो जाती है, डिक्रीज ही रहती है, क्योंकि प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे लास्ट सबशेल के कंट्रोल तो है। तो इस डिक्रीज इन साइज को हम कहते हैं लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बावजूद भी साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लैंथेनॉइड का और हॉफमेनियम का साइज ऑलमोस्ट नियरली इक्वल रहेगा। आए समझ में? और अगर हम जनरल देखें तो हाँ ये हो गया। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अच्छा इसके पहले मैं एक ग्राफ और बता देती हूँ, एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडियस का ग्राफ है। तो ग्राफ कुछ ऐसा कहता है कि यहाँ पर हमको रेडियस बतानी है, तो ग्राफ रेडियस बताता है। तो 3D की जो रेडियस होती है वो हमको पता है शुरू में डिक्रीज होती है, बीच में कांस्टेंट रहती है और फिर रेडियस इंक्रीज हो जाती है, तो ये वही हो गया है ना। और 5D और 4D की नियरली इक्वल होती है, तो ये वही बता रहा है। आए समझ में? अब हम आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, पहले तो इंक्रीज हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पहले तो बताती हूँ। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन इलेक्ट्रॉन, बेसिकली हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पहले तो इंक्रीज हो जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर डिक्रीज हो जाती है, बट इट विल इंक्रीज ड्यू टू, देखो अकॉर्डिंग टू अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ट्रेंड है 3D का, मान लो यहाँ पर 3D का ही ट्रेंड ले लेते हैं, तो यहाँ पर शुरुआत में तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही होती है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही होती है। यहाँ पर आने के बाद डिक्रीज होनी चाहिए थी, पर डिक्रीज नहीं होती है। क्यों नहीं डिक्रीज होती? क्योंकि वो स्टेबल हो जाते हैं। क्यों स्टेबल हो जाते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ हमने देखा था, अब इसके आगे का भी देख लेते हैं। मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। इसका क्या होता है? 26, 27, 28, 29 और 30। 26 मतलब 18, हाँ ठीक है। कोबाल्ट में होता है 4s2 3s7, निकल में होता है 4s2 3d8, कॉपर में अभी हम देखा था 4s1 3d10। होना क्या चाहिए था? 4s2 3d9, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऐसे ले लेता है। और ये होता है आर्गन 4s2 3d10। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 में 10 है यार, समझ में आया? यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे इतनी आसानी से, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। देखो शुरुआत में तो आसानी से, मतलब मुश्किल नहीं लगेगा ले जाना। यहाँ पर भी देखो इंक्रीज ही होगी, मतलब यहाँ पर इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा क्योंकि इसको स्टेबल होना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से, ये 2 भी दे देगा,
3 में दे देगा, लेकिन 5 में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इज स्टेबल है ना। वैसे फुल फिल्ड तो होता ही है, हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता है। तो देखो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये फिर भी चलो ठीक है 1 दे देगा, ये भी 2 दे देगा, टेंडेंसी रहेगी इसकी है ना। पर ये जो है बिल्कुल नहीं देंगे भाई, ये तो 10 है, कंप्लीट है भाई, इनके तो फुल मार्क्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट होने का इनका कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे ही नहीं। समझ में आया? तो इन जनरल हमें क्या देखने को मिलता है, जो याद रखना, इन जनरल हमको 5D की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, 4D की सबसे ज्यादा, और फिर 3D की सबसे ज्यादा, सबसे कम 5D की सबसे ज्यादा, उससे कम 4D की, और उससे कम 3D की। ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की डिक्रीजिंग वाली चीज है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसने कहा है कि कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड मैंगनीज एंड क्रोमियम। तो कॉपर की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं हम, जिंक और कॉपर की, Zn प्लस Cu प्लस। तो ये क्या हो गया? आर्गन 18, आर्गन 18, 4s, जिंक ओरिजिनली क्या होता है 4s2 3d 10, पर यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है 4s1 3d, ओरिजिनली क्या होता है 4s1 3d5, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई तू बाहर निकल जा, मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, मैं तेरे से ज्यादा स्टेबल हो ही जाऊंगा पहले से। तो यहाँ पर जो है 4s0 तो इजीली हो जाएगा। तो ऑब्वियसली Zn प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है Cu प्लस से, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी प्लस प्लस आएगा। तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो आर्गन 18, 4s0 3d10। ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है भाई मुझसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले ताकि मैं 3d10 हो जाऊं। पहले तो वैसे ही मुझे स्टेबल था, मैं 4s2 था, तूने वैसे ही मेरे को अनस्टेबल कर दिया है। अब तो चल तू निकल जा फटाफट से ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो 4s0 आसानी से हो जाएगा। Cu प्लस प्लस का केस देखते हैं, तो जाएगा आर्गन 18, 4s0 था, तो मतलब एक और इलेक्ट्रॉन हमको कहां से लेना है 3d9 से। ये आसानी से नहीं जाने देगा क्योंकि ऑलरेडी 3d10 जो था वो बहुत स्टेबल था, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल था वो, तो इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। 9 साल मतलब 9 को 9 नहीं होने देगा, अपने आप को कम नहीं होने देगा। तो Cu प्लस प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंगनीज और क्रोमियम में भी करके देखते हैं। मैंगनीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मैंगनीज जो है वो ओरिजिनली क्या होता है आर्गन, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल मांगे 25, तो ये हो जाए आर्गन 18, 4s2 3d5, और क्रोमियम हमारा एक्सेप्शन है आर्गन 18, 4s1 3d5। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी 4s1 3d5। यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी 4s0 3d5। तो इसको ज्यादा मुश्किल होगा ना निकालना, क्योंकि ये तो बोल रहा है भाई चिल्ला चिल्ला के भाई तू तो निकल जा, भग जा मेरे यहाँ से, 3d5 में स्टेबल बन जाऊंगा। तो Mn प्लस का क्रोमियम प्लस से ज्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई अगर हम Mn प्लस प्लस देखें और Cr प्लस प्लस देखें तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई तू निकल, वैसे ही तूने मुझे अनस्टेबल कर दिया है, अब मैं वापस स्टेबल होना चाहता हूँ, 3d5 कर चल निकल यहाँ से। तो 4s0 3d5 हो जाएगा, ये स्टेबल है। और क्रोमियम ऑलरेडी स्टेबल था, 3d5 था, तो 3d4 आसानी से नहीं होने देगा। तो Cr प्लस प्लस इज आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसकी Mn प्लस प्लस से। आगे समझ में ये है इस क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब हम चालू करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड टॉपिक से लेकर जहां तक भी हो पाएगा 8 टॉपिक है। वैसे तो हमने 2 टॉपिक्स इस वीडियो में खत्म कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वील मीट इन लेक्चर नंबर 3।